अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारा रेटिना का अगला इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी। आपको पता है कि रेटिना वैसे भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा कुछ लोगों को शायद मुश्किल भी लगता है, बट इट इज़ नॉट एट ऑल। अभी हम सब करेंगे, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंस की बात देखें तो डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉमन कंडीशन है, बिकॉज डायबिटीज़ आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट एक कंडीशन है। हर दूसरे बंदे को आजकल शुगर होती है, जिसे डायबिटीज़ कहते हैं हम लोग। तो उसकी वजह से जो रेटिना में चेंजेस आती हैं, दैट इज कॉल्ड एज डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, तो डायबिटीज़ जो है वो आपको बेसिकली तो एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ जो जिसको जनरली हम कहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल का इंक्रीज हो जाना, आम बंदा जिसे कहते हैं कि ब्लड शुगर लेवल अगर हमारी जो बेस लाइन है, जितना हमारा नॉर्मल होना चाहिए फास्टिंग का और पोस्ट प्रेंडियल यानी खाने के बाद, अगर उससे ज़्यादा मुसलसल रहने लग जाते हैं, उससे बहुत ज़्यादा लेवल पे चला जाता है, दैट इज कंसिडर्ड एज डायबिटीज़। फिर डायबिटीज़ के लिए क्या हमें करना पड़ता है, दो टाइप्स होती हैं इसकी, कि कुछ एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, एक इंसुलिन डिपेंडेंट है। कुछ इंसुलिन देते हैं, कुछ को ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स देनी पड़ती हैं, एंड वगैरह वगैरह। मकसद ये बताने का, नॉर्मली तो यही कंसिडर किया जाता है, लाइक एक अगर लाइन में कि डायबिटीज़ में सिर्फ शुगर लेवल इफेक्ट हो रहा है, लेकिन असल में एज आप लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा अपनी, कि डायबिटीज़ से सिर्फ शुगर लेवल पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक ऐसा सिस्टमिक डिसऑर्डर है जो आपके स्पेशली लिपिड और जो आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, इन दोनों को तो मेनली फर्क डाल रहा होता है। बाकी भी बॉडी में ओवरऑल भी इसमें की वजह से चेंजेस आ रही होती हैं, बिकॉज ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को फर्क डालता है। जब मेटाबॉलिज्म पे बात आ जाती है, तो अगर एक तरफ आपका ग्लूकोज का डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरी तरफ का आपका लिपिड का डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपको पता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन्स बनी हुई है, सारी की सारी बॉडी की मेम्ब्रेन्स बनी हुई है लिपिड बाइलेयर से। अगर लिपिड का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, तो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन का प्रोसेस कितना शदीद डिस्टर्ब होगा। ग्लूकोज आपकी सारी एनर्जी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है। फिर सिर्फ यही नहीं, बल्कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म भी कहीं ना कहीं फर्क होगा, एंड प्रोटीन इज एवरीथिंग ऑफ योर बॉडी। मतलब हर एंजाइम, हर आपका जो हार्मोन है, मतलब मैक्सिमम हार्मोन्स दे आर ऑफ प्रोटीन नेचर। तो इन शॉर्ट बताने का यहाँ पर मकसद ये था कि डायबिटीज़ आपकी एक ऐसा डिसऑर्डर है जो आपकी बॉडी में वास्ट चेंजेस लाता है और मेजर इफेक्ट करता है। ज़रूरी ये बात होती है कि इसको कंट्रोल में रखा जाए। अब हम आते हैं अपने ज़रा टॉपिक के करीब करीब कि डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या होती है। बेसिकली अगर आपकी डायबिटीज़ की वजह से आपके रेटिना में चेंजेस आ रही हैं, यानी फंडोस्कोपी आप करते हैं तो उसमें आपको रेटिना में प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि जो रेटिना की ब्लड सप्लाई है, यानी वैस्कुलेचर है ऑफ द रेटिना, दैट इज बीइंग अफेक्टेड बिकॉज ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली आपका रेटिना की लेयर में ऐसा नहीं कि आपके जो गेंगलियन सेल्स हैं या फिर वो डायरेक्ट डायबिटीज़ से इफेक्ट हो रही हो या शुगर लेवल के इंक्रीज होने इफेक्ट हो रही हो। अगर डायबिटीज़ स्पेशली जो अनकंट्रोल्ड होती है, अभी मैं आपको लेवल्स बताऊंगी, खास तौर पे जो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, यानी कि जिसमें आपका शुगर कंट्रोल नहीं हुई हुई होती, उसमें मुसलसल शुगर लेवल हाई रह के वेसल्स को, क्योंकि ब्लड में शुगर लेवल हाई रह ना, तो ब्लड वेसल्स को शदीद डैमेज हो रहा होता है। वो उसके अभी हम आगे बातें पढ़ेंगे कि क्या क्या डैमेज हो रहा होता है। तो उस डैमेज की वजह से सारे ब्लड वेसल्स आपके रेटिना को भी सप्लाई कर रही हैं, तो जो रेटिना में ब्लड वेसल्स है, जब उधर डैमेज होता है तो उसकी वजह से आपकी ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स रेटिना भी खराब होती है, ब्लड सप्लाई ऑफ योर ऑप्टिक नर्व भी खराब होती है, वो भी डिस्टर्ब होती है, और उसके वजह से फिर हमारी बहुत सारी ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि या तो आपका प्रोग्रेसिव विजुअल लॉस कर सकती हैं या फिर सडन विजुअल लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैंने बताया कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एक पेशेंट है डायबिटिक, तो उसका जो शुगर लेवल है वो किसी भी तरीके से, जो वो उसका बेस्ट सूटेबल तरीका है, उससे वो उसको कंट्रोल में रखे। लाइक हमारे पास जो, अगर वो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ले रहा है तो फिर ओरल ड्रग से, या फिर वट एवर इज ही यूजिंग, उसे कंट्रोल में रखना ज़रूरी है, ताकि योर क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब ना हो। ठीक है, अच्छा, अब डेफिनेशन की इसकी बात करें तो इट इज़ अ नॉन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। डायबिटिक रेटिनोपैथी में कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है। इट इज़ अ नॉन इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर जिसमें बेसिकली वैस्कुलेचर ऑफ योर रेटिना इज बीइंग डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ एक हाई शुगर लेवल्स या फिर क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया, और उसकी वजह से हमारे पास देयर इज प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन या प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फंक्शन इन योर रेटिना सिंपली। ठीक है, अब देखते हैं ज़रा हम इसकी, कि अगर इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको सारे इसके बारे में बता दिए कि किस तरह से आजकल डायबिटीज़ जो है वो अफेक्ट करती है। और डायबिटीज़ की अगर प्रेवलेंस की बात करूँ तो हम पाकिस्तान में स्पेशली हर दूसरे बंदे को ही ऑलमोस्ट ये कंडीशन है, बिकॉज ये आपकी सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा चीनी खाने से नहीं होती, बल्कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो जाती है जो बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, तो इसके बारे में तो फिर डायबिटीज़ पे तो हम अलग से पूरा लेक्चर भी ले सकते हैं, लेक्चर्स इवन हो सकते हैं, सो उसको भी हम छोड़ते हैं। आगे हम आए अगर कि इंसिडेंस क्या है, तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले तो अगर कंट्रोल्ड होगी तो फिर तो बहुत लेस चांसेस हैं कि ऐसी कंडीशन कोई डेवलप हो। मतलब
20-25 साल आराम से, ज़्यादा भी आराम से गुजर जाते हैं, ऐसी कोई कंडीशन डेवलप होती है। लेकिन अनकंट्रोल्ड अगर होगी तो उसमें फिर रेटिनोपैथी बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है। उसके उनने आपके बुक में भी कुछ दिए होंगे कि 5 साल के बाद 15% चांसेस होते हैं, 10 साल के बाद 30% या 50% चांसेस होते हैं। तो इस वजह से वो आप जरा एक देख लीजिएगा। वैसी कोई बात कभी आती तो नहीं है, लेकिन स्टिल ऐसे अंदाजा करने के लिए अच्छी बात है। अच्छा, अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, मैं अभी जो बता रही थी आपको कि किस वजह से आपकी ये कंडीशन ज़्यादा जल्दी डेवलप हो सकती है डायबिटिक रेटिनोपैथी की। सबसे पहली बात तो जो मैंने कितनी दफ़ा भी रिपीट की है कि हमारे पास अगर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो आपकी ये कंडीशन डेवलप होना बहुत ज़्यादा प्रोबेबल हो जाता है, बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़। अगर एक बंदे को 50 साल की उम्र के बाद शुगर हुई है तो हो सकता है कि 10-15-20 साल जो उसकी मतलब अगर वो मजीद गुजारता है ज़िंदगी, तो उसमें अगर वो कंट्रोल रखता है तो उसको ऐसा कुछ भी डेवलप नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को जो वो है जुवेनाइल डायबिटीज़ है, यानी कि जो डायबिटीज़ ऑफ द यंग होती है, यानी सपोज आप कर लें 18-20 साल की उम्र में शुगर होगी है, तो 18-20 साल की उम्र से ही इंसुलिन लेना शुरू कर दी, उससे ही तब से ही उसको कंट्रोल रखने की बहुत ज़रूरत है। तो 18-20 से लेकर अगर 70 साल भी हम एवरेज लें तो वो काफ़ी लंबा टाइम बन जाता है। तो ड्यूरेशन जितनी लंबी होगी उतने ज़्यादा चेंजेस आने का चांस ज़्यादा होता है, चाहे कंट्रोल रहे। लेकिन जाहिर है 40-50 साल बड़ी उम्र होती है ना, कि उसमें आप 40-50 साल में तो जाहिर है अब एक चीज़ मुसलसल है तो वो इफेक्ट तो करेगी आपकी रेटिना की वेसल्स को भी। तो ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज इज ऑल्सो अ थिंग। साथ एसोसिएटेड फिर कंडीशन, अगर किसी को हाइपरटेंशन भी है और स्पेशली हाइपरटेंशन अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, क्योंकि हाइपरटेंशन क्या है आपकी इंक्रीज इन रेजिस्टेंस ऑफ योर वेसल्स, तो वो भी वेसल्स को इफेक्ट कर रही है ना। तो वो साथ इसको आप समझ लें कि इसको इन्हांस करती है, इसके इफेक्ट को डायबिटीज़ के। अच्छा, फिर ओबेसिटी। ओबेसिटी भी आपकी बहुत सारी बीमारियों की जड़ है, मोटापा जिसे कहते हैं, बिकॉज आपका इसमें फैट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के साथ साथ डिफरेंट जगहों पे फैट की एक्यूमुलेशन होती है, जिसकी अगर वो बाद में फिर क्लॉट्स जो है वो टूट के अगर कहीं ब्लड स्ट्रीम में आ जाए तो बड़ा प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो ये भी एक हमारी कंडीशन है, ठीक है। फिर अगर जो मतलब रिस्क फैक्टर्स मजीद अगर देखे जाएं आगे, तो अगर किडनी कोई डिजीज़ है, नेफ्रोपैथी है, तो आपको पता है कि किडनी पहले वैसे भी डायबिटीज़ की वजह से इफेक्ट हो रही होती है, तो नेफ्रोपैथी अगर अलग से है पेशेंट को तो इट कैन लीड टू इंक्रीज या फिर जल्दी खराबी ऑफ योर वेसल्स। हाइपरलिपिडीमिया वही बात होगी है ओबेसिटी वाली। और प्रेगनेंसी में चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं बॉडी में, इस वजह से प्रेगनेंसी इज अ रिस्क फैक्टर फॉर मैनी ऑफ द पैथोलॉजीज, उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। एंड स्मोकिंग ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये आपके कैसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी जल्दी डेवलप हो सकती है, ठीक है। कभी कभी आपके एसीक्यू में ना एक पार्ट के तौर पे ये आ जाते होते हैं, तो आप में ऐसी बातों को बस इसलिए याद रखना होता है। अब हम बात करते हैं हमारी मेन पैथोजेनेसिस की, कि क्या मसला चल रहा है, क्यों डायबिटिक रेटिनोपैथी इतनी डेवलप हो रही है। तो बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो वेसल्स में है, वैस्कुलेचर में। और वेसल्स में भी जो आपकी छोटी वेसल्स है ना वो ज़्यादा इफेक्ट होती है। छोटी वेसल सबसे छोटी कौन सी होती है आपकी, कैपिलरीज। तो मोस्टली जो मतलब सबसे पहली जो चीज़ अफेक्टेड होती है तो आपकी कैपिलरीज, और कैपिलरीज के दोनों तरफ जो आपकी वेसल्स होंगी, एक तरफ कैपिलरीज की होती हैं आर्टीरियोल्स, दूसरी तरफ होती हैं वेन्यूल्स। तो ये जो तीन चीज़ें हैं आपकी कैपिलरीज, आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स, ये है जी आपका वो चीज़ें जो कि मेनली इफेक्ट हो रही हैं इस डिजीज़ की वजह से, ठीक है। बिकॉज दिस इज अ माइक्रो एंजियोपैथी टाइप ऑफ डिजीज। माइक्रो का मतलब है स्मॉल, एनजीओ का वर्ड होता है ब्लड वेसल्स के लिए, एंड पैथी का वर्ड होता है पैथोलॉजी के लिए। तो जो आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी है ये माइक्रो एंजियोपैथी कॉज करती है, माइक्रो एंजियोपैथी जिसे आप कहें स्मॉल वेसल डिजीज सिंपली, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड वेसल डिजीज हो जाती है आपकी। तो अब इसमें स्मॉल वेसल डिजीज जब ये कॉज करेगी तो उसमें दो मेजर जो चीज़ें हो रही होती हैं, वो एक होता है आपका माइक्रोवैस्कुलर लीकेज और दूसरा होता है माइक्रोवैस्कुलर ऑक्लूजन। इस बातों को अच्छे से समझना, बिकॉज आपका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, या आपके ऑस्पी के स्टेशन में भी इसकी तस्वीरें आती होती हैं, और बहुत कोई ऐसा मुश्किल बात भी नहीं है, अभी आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात, हमारे पास जो पहला प्रोसेस हो रहा है, यू नो कि कैपिलरीज जो हैं दे आर लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम। ऐसा ही है ना पूरी बॉडी में कैपिलरीज जो हैं। बाकी हमारी वेन्स और जो दूसरी हैं आर्टरीज, उनमें तो आपको पता है कि हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका, इंटिमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया। लेकिन जो कैपिलरीज हैं उनमें सिंगल लेयर ऑफ एंडोथीलियम होती है, और उसके बाद सेल्स होते हैं जिनको हम पेरीसाइट्स कहते हैं, जो नरिशिंग या सपोर्टिंग सेल्स होते हैं कैपिलरीज के, ठीक हो गया। ये पेरीसाइट्स ने भी जंक्शंस बनाई हुई होती हैं एक दूसरे के साथ, और ये अलाउ नहीं करते कि ब्लड को डिफ्यूज़ करके या किसी भी मटेरियल को जो ज़रूरत नहीं है बाहर जाने की जिसकी, उसको बाहर जाने दें। सिर्फ जितनों को ज़रूरत होती है उतनों को डिफ्यूज़ करने देते हैं, बाकियों को नहीं करने देते, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारी स्मॉल वेसल्स इफेक्ट हो रही हैं, जिसमें हमारी कैपिलरीज हैं, हमारी आर्टीरियोज हैं, हमारी वेन्यूज हैं, तो एक काम ये होता है कि जो पेरीसाइट्स हैं विच आर सराउंडिंग योर कैपिलरीज, ये जो सेल्स हैं, इनमें
जो जंक्शंस हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। क्यों वीक होती हैं? आपका ब्लड शुगर लेवल मुसलसल जब इंक्रीज रहता है ना, तो वो आपका शुगर लेवल, आपका जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है वो खराब हो रहा होता है। किसी सेल में उसे नहीं जाना होता, वहाँ चला जाता है, कहीं जाना होता है वहाँ नहीं जाता। इस बात की डिटेल में जानने के बजाय हम वो बात देखेंगे जो हमारी आई में इंपॉर्टेंट है, और वो बात ये है कि हमारे पास जो पेरीसाइट्स हैं इनकी जंक्शंस खराब होती हैं। जब पेरीसाइट्स की जंक्शंस खराब होंगी तो सी यहाँ पर लीकीनेस के एरियाज डेवलप होंगे, चीज़ें लीक कर करके बाहर जाने लग जाएंगी, जिन्होंने नहीं जाना था ब्लड डिफ्यूज होकर बाहर जाने लग जाएगा। तो ये जो पहला प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं, जिसमें पेरीसाइट्स के जंक्शंस खराब होते हैं, और पेरीसाइट्स या तो लॉस हो जाते हैं या अपनी जगह पर रहते नहीं, या फिर उनके जंक्शंस वीक अप हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि दिस इज नॉन एज माइक्रोवैस्कुलर लीकेज, ठीक है जी। अच्छा, अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हमारे पास अगर पेरीसाइट्स नहीं रहेंगे तो हमारे पास एंडोथीलियम तो है ना, एंडोथीलियम तो अपनी जगह पर है, यहाँ पर एंडोथीलियम की लेयर तो है, लेकिन अब जो बाहर सपोर्ट कर रही थी वो लेयर नहीं है। तो अब दो बातें इसकी वजह से होती हैं। एक तो जो मैंने आपको बता दी कि कुछ सब्सटेंसेस तो ऐसे हैं जिनको पेरीसाइट्स ने रोका हुआ था, वो तो डिफ्यूज करके बाहर चले जाएंगे और एबनॉर्मेलिटी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा ये काम हो सकता है कि जो चीज़ें पेरीसाइट्स की वजह से सपोर्ट हो रही थी कि वो बाहर नहीं जाएंगी, ठीक है। सपोज ये हमारे पास नॉर्मल एंडोथीलियम है और इसके बाद पेरीसाइट्स हैं, तो जो चीज़ें पेरीसाइट सपोर्ट कर रहे थे, अब जब यहाँ पर पेरीसाइट्स नहीं है तो क्या होगा कि एंडोथीलियम उन्हें रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन वो अकेला रोक नहीं पाएगा, तो इसे करके आउट पाउचिंग्स बनने लग जाएंगी, ठीक है। मतलब एंडोथीलियम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, एंडोथीलियम नहीं चाहता कि प्रेशर तो है इधर, लेकिन एंडोथीलियम नहीं चाहता कि ये चीज़ें बाहर जाएं। जब एंडोथीलियम नहीं चाहता तो वो रोकने की कोशिश में ऐसे करके बाहर की तरफ डायलेटेशंस बन जाती हैं, आउट पाउचिंग्स बन जाती हैं। इन आउट पाउचिंग्स को वी कॉल एज माइक्रो एन्यूरिज्म्स, ठीक है। माइक्रो एन्यूरिज्म्स, आपको पता है कि एन्यूरिज्म आपने पढ़ा होगा अपनी पैथोलॉजी में भी। लफ्ज एन्यूरिज्म का मतलब होता है हमेशा कि कहीं भी किसी भी वेसल पे अगर ऐसे डायलेटेशन या आउट पाउचिंग बने वेसल की वॉल में इस तरह से, तो उसको एन्यूरिज्म कहते हैं। और ये एन्यूरिज्म्स बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं और ये डेवलप करते हैं कैपिलरीज की वॉल में, इस वजह से इनको माइक्रो एन्यूरिज्म्स कहते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल माइक्रो एन्यूरिज्म्स डेवलप होने लग जाते हैं इसकी वजह से। अब इसकी वजह से क्या होगा, सबसे पहले अब आप खुद सोचिए, रेटिना में ये कैपिलरी जाके ब्लड सप्लाई कर रही थी, ठीक है। अब रेटिना में जो ब्लड सप्लाई कर रही थी कैपिलरी, उसमें एक तो लीकेज शुरू हो गई और दूसरे छोटी छोटी आउट पाउचिंग्स बनने लगी जिसमें जाके ब्लड कलेक्ट होने लग गए। तो सबसे पहला काम ब्लड के बाहर जाने से और ब्लड के कलेक्शन होने से क्या होता है, एडीमा हो जाता है, रेटिनल एडीमा। पहला तो आपका सीधा सीधा काम तो समझ आ गया कि रेटिनल एडीमा हो गया। दूसरा, ब्लड क्योंकि बाहर भी आ रहे हैं, हेमरेज, रेटिनल हेमरेज हो गया ना। पहले तो नहीं था ब्लड, वैसे ब्लड तो अंदर रहता था, अब ब्लड बाहर आने लग गया बिला वजह, दैट इज रेटिनल हेमरेज, ठीक है। और इसके फिर जब क्लॉट्स बनते हैं उनको हम एक्सुडेट्स कहते हैं, जिनको भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अभी मैं रखती हूँ, अगली वीडियो में मैं आपको माइक्रोवैस्कुलर ऑक्लूजन और इसके बाकी सारी स्टेजेस बताती हूँ, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं थोड़ा सा आराम से चल रही हूँ। किसी को कहीं भी कोई भी मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।